सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के बारे में। क्या धुरंधर 2 एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूवी है? इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रहा है जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं धुरंधर 2 के कलेक्शंस के बारे में। कल रिलीज हुआ है मूवी, आपको पता होगा 19 मार्च को, लेकिन 18 मार्च को ही शाम 5:30 बजे से पेड प्रीव्यू शोज चालू हो गए थे। जो पेड प्रीव्यू शोज हुए थे उसका कलेक्शन हुआ है, बता दूं, 44 करोड़ रुपीज नेट। एंड कल था डे 1 एंड कल कलेक्शन हुआ है 102 करोड़ रुपीज नेट। जो पेड प्रीव्यू शोज हुए थे उसको भी डे 1 में गिना जा रहा है, तो टोटल कलेक्शन होता है 145 करोड़ रुपीज नेट। ग्रॉस कलेक्शन हुआ है टैक्स के साथ 172 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो बता दूं 236 करोड़ रुपीज प्लस हुआ है ग्रॉस यानी टैक्स के साथ। आज तक कोई भी ए रेटेड इंडियन फिल्म का इतना मैसिव डे 1 कलेक्शन नहीं हुआ था। बता दो धुरंधर 2 ने बहुत सारे टॉप इंडियन मूवीज के ओपनिंग कलेक्शंस को बीट किया है, जैसे स्त्री 2 जिनका डे 1 का कलेक्शन था 54 करोड़ रुपीज नेट, और जो पठान 57 करोड़, एनिमल 64 करोड़, जवान 75 करोड़। यहाँ तक कि धुरंधर 2 ने RRR के भी डे 1 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। RRR का बता दूं डे 1 का कलेक्शन हुआ था 133 करोड़ रुपीज नेट, और जो बाहुबली 2 को भी बीट कर दिया है जिनका डे 1 का नेट कलेक्शन था 121 करोड़ रुपीज। धुरंधर 2 डे 1 के कलेक्शन में सिर्फ एक मूवी को बीट नहीं कर पाए, वो है अल्लू अर्जुन का पुष्पा 2 जिनका नेट कलेक्शन था 164 करोड़ रुपीस। खैर ये तो हो गया कलेक्शन। अब इस मूवी को लेकर चल रहा है कंट्रोवर्सी। कई सारे लोगों का कहना है कि धुरंधर 2 मूवी एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूवी है। मूवी के थ्रू पीएम मोदी एंड बीजेपी के इमेज को साफ किया गया है। इससे रिलेटेड बता दूं कई सारे लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। मैं 1-2 वीडियोस दिखा देता हूँ कंपाइल करके, आप देखिए। आदित्य धर साहब फिल्म बनाइए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मत करिए। जाइए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपने धुरंधर पार्ट 2 में करने की कोशिश की है वही काम तो 24 घंटे गोदी मीडिया करता है। धुरंधर पार्ट 2 धुरंधर पार्ट 1 के आसपास कहीं नहीं टिकती। धुरंधर पार्ट 1 में क्लास था, स्वैग था, शानदार एक्शन फिल्म थी, परफॉर्मेंसेस थी। इसमें नो डाउट रणवीर सिंह पूरी फिल्म पर छाए हुए हैं। राकेश बेदी का भी शानदार परफॉर्मेंस है, मगर पूरी फिल्म इतनी खींचती है यार। 4 घंटे की फिल्म जो 2.25 घंटे में खत्म हो सकती थी। और सबसे शॉकिंग बात, एक निहायत ही वाहियात और बेहुदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, यानी कि सालों से भाजपा ने जो गलतियां की उसे जायज ठहराने की कोशिश, नोटबंदी को जायज ठहराने की कोशिश, अजीबोगरीब तर्क देके कि पाकिस्तान से हजारों करोड़ रुपए आ चुके थे इसलिए हमने नोटबंदी कर दी। अरे भाई, अगर ये हकीकत होती तो ये बात बीजेपी पिछले कई सालों से कहती ना, आज तक तो नहीं की। और सबसे बड़ी बात, ये जो शुरू में तुम कहते हो फिल्म काल्पनिक है, तो एक बात बताओ, पार्ट 1 में तुमने जसवंत सिंह जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम बदल दिया, अजय सान्याल जो कि बेस थे अजीत डोभाल पे, उन्हें आपने अजय सान्याल बताया, नवाज शरीफ को नवाज शफीक बताते हो, जरदारी को जरवारी बताते हो। तो सीधा सा सवाल, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताया तुमने? यानी कि पूरी फिल्म में ब्रेजनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के पक्ष में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। फिल्म को फिल्म रहने दो। यही वजह है दोस्तों, मैं नफरती फिल्म्स का रिव्यू नहीं करता। अब देश के लिए खतरा हो, क्योंकि अगर तुम लोग पाकिस्तानियों से बदला लेने की भावना को 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करो और पूरे के पूरे सीन को एक बार दोबारा एनालाइज करो और समझो कि भाई अभी क्या हुआ। एक हिंदुस्तानी एजेंट ने पाकिस्तान के अंदर बैठ के एक इंटेल दी कि भैया 15 नवंबर को 60,000 करोड़ रुपए नेपाल के थ्रू इंडिया में आने वाले हैं, तो मोदी जी ने सारे नोट ही बैन कर दिए। ये तो वही बात हुई कि अगर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ हमारा एजेंट बोलता कि दिल्ली में अटैक हो सकता है, तो मोदी जी बोलते दिल्ली छोड़ के यूपी शिफ्ट हो जाओ, दिल्ली पूरा खाली ही कर दो। जो भी 2-3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उन सबको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया। अगर आपको पता है कि 15 नवंबर को पैसे आने वाले, तो आप उसको रोकोगे ना भाई। ऐसा थोड़ी आप पूरे देश को लाइनों में लगा दोगे अगले 6 महीने तक। कल को उनको नई मशीन मिल गई, आप दोबारा लाइनों में लगा दोगे। आप नोट ही बदलते रहोगे। एक ताश थोड़ी है भाई कि भैया थोड़े से गत्ते मुड़ गए हैं तो एक नई डब्बी ले आते हैं। और जो ध्रुव राठी भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, मैंने मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर को बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट बताया था 3 महीना पहले, अब सब देख लेंगे। धुरंधर पार्ट 1 में सटल था, पर इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में फुल ब्लेटेंट हो गया। याद है मैंने बोला था वेल मेड प्रोपेगेंडा ज्यादा डेंजरस होता है, अब तो वेल मेड भी नहीं रहा, लॉल। और जो कई सारे ट्वीट्स किए जा रहे लिखते हुए कि जो धुरंधर पार्ट 1 था उसमें 90% फैक्ट्स थे एंड 10% प्रोपेगेंडा था, बट धुरंधर 2 में 10% फैक्ट्स है एंड 90% प्रोपेगेंडा। कुछ लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं, जैसे एक जन ट्वीट की थी, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है लोग धुरंधर को एक प्रोपेगेंडा मूवी क्यों बता रहे हैं। क्या हम प्रिटेंड करें कि अटैक
हुए ही नहीं, या फिर ये मान ले कि पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं था। एनलाइटन मी प्लीज। अच्छा, फिल्म देखने के बाद बहुत लोगों को ये फिल्म प्रोपेगेंडा लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, वो उनका नजरिया हो सकता है, बट कहां गई यही सब चमन झिंगे जब इतने सालों से बॉलीवुड में एकदम नीच प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही थी जो बड़ी आसानी से पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को मासूम दिखाने का प्रयास करती थी। इनफैक्ट उनका दर्द हमें फील कराने बोलते थे। फिल्म्स लाइक मैं हूं ना, मिशन कश्मीर, माय नेम इज खान, हैदर एंड राजे आप देख के दिखाओ तो मैं मानू। इवन वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्म पकड़ लो, टाइगर झंडुए, पठान, इवन लेटेस्ट रिलीज हुई फिल्म 21 देख लो, इनमें से आधी से ज्यादा फिल्में आपको ऐसा फील कराएगी कि हमने पाकिस्तानियों के लिए फिल्म बनाई है। मतलब सोचो ना कितनी शॉकिंग बात है कि तुम साला हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानियों को, आईएसआई को, आतंकवादियों को अच्छा दिखाने में लगे हो, तब किसी की उंगली नहीं उठती और धुरंधर 2 देख के सबकी आंड उछल जाती है। डायरेक्टर आदित्य धर ने डेयरिंग दिखा के उन सबके कह के ऐसी बूच मारी कि अफसोस देखो अपने ही लोगों को तकलीफ हो गई। वेल, यही सब चल रहा भाई धुरंधर 2 मूवी को लेकर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। खैर मैं तो जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद, मेरा 10:50 का शायद से शो है, 4 घंटा मेरा वहीं पे बीत जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी कितना कमाते हैं महीने का? अंकुर वारिकू इससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की है, पूरा कैलकुलेट करते हुए ना, आप देखिए। सौरव जोशी YouTube से कितने कमाते हो? करीब 400 मिलियन लॉन्ग फॉर्म व्यूज हर महीना, 51 मिलियन शॉर्ट फॉर्म व्यूज। लॉन्ग फॉर्म व्यूज से एड की आमदनी हर महीने की करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए। शॉर्ट फॉर्म से ज्यादा कुछ होता नहीं है, 30 से 40 हजार रुपए। अब एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी होंगी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, एस्टिमेट है। YouTube प्रीमियम रेवेन्यू मेरे ख्याल से 30 लाख रुपए तक होगा, फैन फंडिंग करीब 40 लाख रुपए, चैनल मेंबरशिप 20-25 लाख रुपए, मर्चेंडाइज एफिलिएट 50 लाख रुपए, ब्रांड पार्टनरशिप 1 करोड़ तक हो सकता है। मतलब महीने की आमदनी 4 से 4.5 करोड़ रुपए हो सकती है, या साल के करीब 60 करोड़। मुझे नहीं पता कितना दूर है, बट इट्स क्वाइट क्रेजी इफ यू थिंक अबाउट इट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है फेसबुक वर्सेस यूट्यूब एंड टिकटॉक के बारे में। तो फेसबुक टॉप के यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए $1000 से $3000 महीना गारंटीड पे करने वाले हैं। यस, मेटा ने कल एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है बाय द नेम क्रिएटर फास्ट ट्रैक, जिसके थ्रू उनका प्लान है इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टिकटॉक में जिसके 100K से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उनको $1000 से $3000 3 महीना तक गारंटीड पे करना। उनको बस 15 शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने हैं फेसबुक में हर महीना। व्यूज जितने भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, एंड वो जो शॉर्ट वीडियो होगा वो आप रीपोस्ट भी कर सकते हो। मतलब अगर तो आपने वो वीडियो टिकटॉक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील में पोस्ट कर रखा है, उसी को रीपोस्ट कर सकते हो फेसबुक में। बता दो जो पैसा वो देंगे डॉलर्स, वो डिपेंड करेगा आपके फॉलोअर्स कितने हैं उससे। अगर तो आपके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है किसी भी प्लेटफॉर्म में, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो आपको मिलेगा $1000 पर मंथ। एंड अगर तो आपके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आपको मिलेगा $3000 पर मंथ। इतना ही नहीं, अगर तो आप इसके लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको एक्स्ट्रा रीच भी मिलेगा। फेसबुक खुद से ही आपके वीडियो को बूस्ट करेगा ना, ताकि व्यूज आए उसमें। इनडायरेक्टली फेसबुक ये बोल रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म में वीडियोस पोस्ट करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे गारंटीड। ऊपर से सब्सक्रिप्शन, टिप्स, स्पॉन्सर्स एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का पैसा अलग से मिलेगा। याद रखना, जो $1000 से $3000 मिलेगा वो 3 महीने तक मिलेगा, ठीक है, गारंटीड। ऐसा नहीं कि आपको हर महीना मिलता रहेगा। लोग अभी ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना कि फेसबुक शायद से मर रहा है, इसलिए मार्क जकरबर्ग डेस्परेट होके लार्ज फॉलोइंग वाले क्रिएटर्स को पैसे दे रहे हैं। और फेसबुक मर रहा है का बात हो रहा है, तो बात कर लेते हैं यूट्यूब के बारे में। तो क्या यूट्यूब भी मर रहा है? एक जन ने ये ट्वीट किया था जहां उसने स्पाइडरमैन का जो न्यू मूवी आ रहा है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, उसका ट्रेलर का स्क्रीनशॉट डाल रखा है यूट्यूब का एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम का। यूट्यूब वाले में आप देख सकते हो व्यूज आ रखे हैं 6 घंटे में 3 मिलियन, एंड वही ट्रेलर का इंस्टाग्राम में व्यूज आ रखा है 67 मिलियन। तो बंदा लिखता है आजकल यूट्यूब में कोई भी ट्रेलर्स नहीं देखता, जिसका रिप्लाई करते हुए एक जन ये स्क्रीनशॉट डाले थे स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर का, जिसपे 94 मिलियन व्यूज आ रखा है। एक और जन ने स्क्रीनशॉट डाला है GTA 6 के ट्रेलर का, जिसमें आप देख सकते हो 150 मिलियन प्लस व्यूज आ रखा है। बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोग मूवीज के ट्रेलर्स को यूट्यूब में ही देखते हैं। एक और जन बता दो रिप्लाई करते हुए दिखाता है स्क्रीनशॉट्स डाल के कि ये स्पाइडरमैन का न्यू मूवी ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में व्यूज इसलिए नहीं आए क्योंकि यही सेम ट्रेलर काफी सारे चैनल्स में अपलोड हुआ है। अगर एक ही चैनल पर अपलोड हुआ होता तो काफी अच्छे खासे व्यूज आते। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के अगेंस्ट में जो केस चल रहा था सांप का जहर एंड रेव पार्टी वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया, यानी कैंसिल। बट कोर्ट ने बोला है कि वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं एल्विश यादव को, वो बस उनके अगेंस्ट में जो केस चल रहा था उसको कैंसिल कर रहे हैं। बेसिकली उनके अगेंस्ट में 2 मेन केसेस लगे थे, ठीक है, NDPS एक्ट का यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एंड एक और था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का केस। तो जो NDPS एक्ट का केस लगा था सांप के जहर वाला, उससे रिलेटेड
कोर्ट ने कहा कि जो सब्सटेंस यानी सांप का जहर मिला था वो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल यानी लिस्ट में नहीं आता। और कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जो सांप का जहर है वो एलवीसी यादव के पास से नहीं मिला था। चार्जशीट में बस ये एलिगेशन लगाया गया है कि एलवीसी यादव ने किसी एसोसिएट के थ्रू ऑर्डर किया था वो सांप का जहर, इसलिए एनडीपीएस एक्ट वाला केस लीगली वैलिड नहीं है। एंड जो दूसरा केस लगा था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उससे रिलेटेड कोर्ट ने कहा कि इसका केस तभी स्टार्ट होगा जब कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर इससे रिलेटेड कंप्लेन करे। बट इस केस में एक एनजीओ के मेंबर गौरव गुप्ता ने कंप्लेंट किया है जिस वजह से एफआईआर दर्ज हुआ, इसलिए ये केस भी वैलिड नहीं है। कोर्ट ने फिर लास्ट में कहा है कि जो प्रॉपर अथॉरिटी है ऑथराइज्ड ऑफिसर वो सही तरीके से फिर से नया कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वो कहते हैं हम एलवीसी यादव को क्लीन शीट नहीं दे रहे, अगर उसने कुछ कमिट किया है तो प्रॉपर केस होना चाहिए। खैर अब ये डिपेंड करेगा कि जो प्रॉपर अथॉरिटी है वो इस मामले में फिर से कंप्लेंट करते हैं नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए तो गुड न्यूज है क्योंकि एलवीसी यादव का ये जो बड़ा केस था इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए बता दूं एलवीसी यादव एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। मैं बताते हुए इतना खुश हूं अंदर से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो अपना सांप वाला केस था वो खारिज कर दिया है। मुझे हमेशा से मुझे बिलीव था अपनी जुडिशरी सिस्टम में, अपने न्यायपालिका में कि भाई न्याय तो मिलता ही है, न्याय होके ही रहेगा। जिसने जो करा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, जिसने कुछ नहीं करा भाई वो तो बचेगा ही। आज से करेक्ट 2 साल पहले 17 मार्च 2024 को जो अरेस्ट हुआ था मैं इस झूठे केस में जो मेरे पे लगाया था, मैं तभी से कहता आ रहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं करा। नवंबर 2023 में मेरे ऊपर केस रजिस्टर हुआ था, तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं करा मैंने। बट मीडिया वालों ने इतनी न्यूज चलाई, एलवीसी यादव ने कर दिया, एलवीसी यादव ने वो कर दिया, इतनी हरासमेंट फेस करी मैंने भाई इतने 2.5 साल तक। कलंक लग गया था मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पे कलंक लग गया था। मेरी फैमिली इतनी हरास हुई और जो हमने फेस करा भाई भगवान न करे आप में से कोई फेस करे। बस एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से कि जो 2.5 साल की ये हरासमेंट मैंने और मेरी फैमिली ने देखी है, मेरे घर वाले जो नेशनल टेलीविजन पे रोए हैं इतना, मतलब जो कुछ ना करके ये हाल है, तो उसकी भरपाई क्या है? मतलब उसका मेरे से कोई सॉरी बोलेगा कि मीडिया वाले जो सारी फर्जी न्यूज चलाई थी, जो इतना सब कुछ इतना बवाल क्रिएट हुआ, इसके लिए कोई मेरे से सॉरी बोलेगा? मतलब उसकी भरपाई क्या है? सॉरी तो मुझे किसी की नहीं चाहिए, ये टाइम जो हमने काटा इसकी भरपाई क्या है? और जो एलवीसी यादव को बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं चित्रांश गौतम के बारे में। बता दूं ये एलवीसी यादव का मिमिक्री करता है, ठीक है, काफी बढ़िया। इसके ना इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे, बट इंस्टाग्राम ने इसके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इससे रिलेटेड चित्रांश अपने सेकंड अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट किया था, आप देखिए। मेरे अकाउंट पे अननेसेसरी रिपोर्ट पढ़ के मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। पूरे दिन मैं उसी को सोच के पूरा डिप्रेशन, मतलब मेरी मेंटल पीस की ऐसी तैसी हो गई। मैंने अपने पेज को कई साल दिए भाई, बहुत मेहनत लगी भाई यहाँ तक पहुंचने में। 55,000 की ऑडियंस मैंने कमाई। मैंने कुछ भी किया अपनी जिंदगी में, मैंने कभी किसी को गाली नहीं बकी और कभी किसी को उल्टा नहीं बोला। और आज के टाइम पे पता लगता है कि मेरा अकाउंट ही उड़ गया। ये भी पता लगा कि उड़ाने वाले कुछ अपने ही हैं, जिनके लिए मैं खड़ा हुआ था हमेशा और जिनके लिए मैंने इतना स्टैंड लिया, लोग वही पीठ पे छुरा भोग दे। क्या करूं, मेरे से ना चीजें हैंडल नहीं हो रही है। अचानक से सब चीजें आपसे छिन जाए तो कैसा लगेगा? आज मेरे तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है भुवन बाम के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा वो अनाउंस करके बताए थे कि उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का मूवी साइन कर लिया है। धर्मा प्रोडक्शंस मतलब करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस। तो फाइनली मूवी का नाम अनाउंस हो चुका है, कुकू की कुंडली, जिसमें लीड एक्टर होंगे भुवन बाम एंड एक्ट्रेस होगी वामिका गब्बी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूएस गवर्नमेंट के बारे में। तो यूएस गवर्नमेंट ने सीक्रेटली alien.government एंड aliens.government के डोमेन्स को खरीद लिया है। क्या जरूरत आ पड़ी यूएस गवर्नमेंट को कि वो aliens.government एंड alien.government के डोमेन्स को खरीदे? क्या उन्हें सच में एलियन से रिलेटेड कुछ मिल गया क्या? वो पता नहीं है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बिहार मोतिहारी का गैंगस्टर कुंदन ठाकुर के बारे में। तो ना ये चकिया पुलिस स्टेशन के एडिशनल एसएचओ गौरव कुमार को कॉल करके धमकाता है। वो एसएचओ गौरव कुमार को कॉल करके कहता है कि पुलिस मेरी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार आके हमसे पंगा मत लो, अगर हमसे लड़ोगे तो बहुत से पुलिस वाले मारे जाएंगे, अगर हिम्मत है तो आओ मुझे जिंदा पकड़ो। मुझे ही पता है दोनों हाथों से कैसे गोलियां चलाई जाती है, मेरे फैमिली को कुछ मत करना नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। इसका बता दो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रहा है, मैं बस समराइज करके बता दिया। जो गैंगस्टर कुंदन कुमार है वो धमकाता है एसएचओ को ये कॉल करके, एंड उसके नेक्स्ट डे जो एसटीएफ है स्पेशल टास्क फोर्स वो कुंदन कुमार को ढूंढ निकालते हैं। वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी थे। वो पुलिस को देखकर गोलियां चलाने लग जाते हैं, फिर पुलिस भी गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिसमें एक एसटीएफ जवान सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया बट तब तक उनका डेथ हो चुका था। ये लॉस के बावजूद पुलिस रिटेलिएट किए इन सेल्फ डिफेंस, वो फिर गोलियां चलाने लग जाते हैं उन बंदों के ऊपर, जिसमें कुंदन ठाकुर एंड उसके 2 साथी मारे जाते हैं। इस मामले में बता दूं कुंदन ठाकुर एंड उसके दोस्त जिस घर में रह रहे थे, छिप रहे थे, उसके ओनर उज्जवल कुमार एंड उसके फादर को भी
पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है हर्ष बेनीवाल वर्सेस एजाज खान के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज दिया था, आपको पता होगा कि हर्ष बेनीवाल के फैमिली ने एजाज खान के अगेंस्ट में केस कर रखा है। क्यों? हर्ष बेनीवाल जो एजाज खान का पैरोडी वीडियो पोस्ट किए थे, उसके बाद एजाज खान काफी गुस्सा हो गए थे। वो काफी गुस्से में रिप्लाई दिए थे हर्ष बेनीवाल को, उनके फैमिली को। वो हर्ष बेनीवाल की माँ बहन को बहुत सारा गालियां दिए थे। उसी मामले में हर्ष बेनीवाल के फैमिली ने एजाज खान के अगेंस्ट में केस कर रखा है। तो इसी केस के बारे में बात की है एजाज खान एक पॉडकास्ट में, आप देखिए। पर आपकी पर्सनालिटी नहीं है एजाज भाई जैसा आज दिख रहा है मुझे। नहीं, आप समझे नहीं। अभी ये 15 मुकदमे तो खत्म करने दो यार। 14 है एजाज भाई। 15वां हो गया भाई, हो गया। दिल्ली में वो हर्ष बेनीवाल ने कर दिया है। कौन? हर्ष बेनीवाल कौन है? हाँ, हर्ष बेनीवाल कौन है? बस वही हम लोगों से पूछ रहे कि ये है कौन। इसने हम पे एक वीडियो बनाया, उसके बाद हम ही पे केस कर दिया। आप पे वीडियो बना के आप ही को केस? हाँ, अभी भी वीडियो है, डिलीट भी नहीं किया उसने। हमें नाजायज खान बुला रहा है, हमारी फैमिली को क्या क्या बुला रहा है। उस पे केस नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस ने उस पे केस नहीं लिया। तो आपने केस नहीं किया? आपको अगर नाजायज मैं यार ये सब कहाँ इसमें लगाऊंगे, केस करूँ? बोलने दो ना। नहीं, पर आप तो रोस्ट करने उसके वाले बोलने से देखो, वो जब हमें मिलेगा तो हम उसे उठ बैठ कराएंगे। कराओगे? हाँ, 100% उठ बैठ कराएंगे हम उसे। पर आपसे नफरत क्यों है लोगों? हर्ष क्या है ना, बेनीवाल, रणवीर कुछ करके नाम है, सिसोदिया। देखिए ये सब क्या है, इनको पता है हम इनसे सुपीरियर है। जिस पेड़ पे फल लगे हो उसी पे पत्थर मारोगे तो ही तो आएगा फल, और वो फल पैसा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट उनके रोजियर फार्म से रिलेटेड एक सीरियस चीज के बारे में बात की है। बेसिकली वो एक पिक्चर पोस्ट किए थे जहां आप देख सकते हो काफी सारी गाय को ले जाया जा रहा है उनके फार्म में, जहां पाला जाता है, दूध निकाला जाता है, घी बनता है, बेचा जाता है। रोजियर घी आप सबको पता होगा। तो ना किसी ने इसी स्टोरी का रिप्लाई किया कहते हुए, होप करता हूँ कि ये ट्रक को गौरक्षक दल वाले ना पकड़ ले। जिसको शेयर करते हुए फिर फ्लाइंग बीस्ट लिखे, हमारे हर एक व्हीकल को हर टाइम रोका जाता है। लास्ट टाइम तो बेचारे ड्राइवर को भी बहुत पीट दिया था, बट दे आर ऑल्सो डूइंग ए टफ जॉब। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है हनी सिंह के एक फैन के बारे में, जो स्टेज में चढ़ के उनको 500 रुपए देता है। यस, हनी सिंह के कॉन्सर्ट के दौरान जो फैन है वो स्टेज में चढ़ जाता है, हनी सिंह को 500 रुपए देता है एज एप्रिसिएशन, जिसको कि हनी सिंह प्लेफुली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। होता है ना कहीं पे कि भाई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, आपको किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग गया, आप जाके ऐसे ऐसे करके पैसे दे दिए, वैसा ही सीन हो गया ये। ऑल्सो हनी सिंह अपने रिसेंट कॉन्सर्ट में उनके एक ब्लाइंड फैन को बुला के उसके लिए तालियां बजवाते लोगों से। जो फैन है ब्लाइंड फैन, वो काफी ज्यादा खुश हो गया था ना, आप देखिए। आज मैं स्टेज पे एक ऐसे इंसान को बुलाने जा रहा हूँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में निकाली। अ ब्लाइंड फैन ऑफ यो हनी सिंह। आपका नाम क्या? विक्की। बोलो यो दिल्ली, यो दिल्ली। अच्छा विक्की सुनो, आज मैं ये नहीं चाहता कि आप घर जाके बताओ कि मैं हनी सिंह का शो सुन कर आया हूँ। आप ये कहो कि आज मैं देख कर आया हूँ। आओ। यस सर। आओ। चारों तरफ आपके फैंस हैं। यस सर। ये सब तुम्हारे फैंस हैं। अब तुम्हें पता क्या करना है? यस सर। और तुम्हें फील करना है तुम आज सुपरस्टार बन चुके हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है चोरी कॉट लाइव इन 4K के बारे में। दिल्ली के जमा मस्जिद में एक लड़की एक वुमन के पर्स से कुछ चोरी करने की कोशिश कर रही थी, बट एक बंदे ने उसको उसी टाइम पकड़ लिया। जैसे वो सस्पिशियस हुआ कि लड़की वुमन के पर्स से कुछ चोरी करने वाली है, तो वो कैमरा भी ऑन किया था ना, रिकॉर्ड कर रहा था। अब देखिए। ये क्या पकड़ रही है? आंटी 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 चोरी कर रही है, वीडियो बनी हुई है, चोरी कर रही है। अभी वीडियो बनाई है, चोरी कर रही है पर्स में। अरे वीडियो बनाई है मैंने, पूरी वीडियो बनाई है पूरी। भाई जामा मस्जिद पे देखो, लाइव चोरी कर रही है, पूरी वीडियो बनी है। ये रहे भाई, चोरी कर रही है, लाइव चोरी कर रही है जामा मस्जिद पे। पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियो। ले आओ पुलिस में। पूरी वीडियो बनी है, पूरी वीडियो मैंने वीडियो बनाई है भाई। पकड़ लो भाई, पकड़ लेंगे भाई। चोरी कर रही है, चोरी करेगी यहाँ पे सुअर की काम। लात पड़ेगी, लात यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के बारे में।
तो इनको उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट किए, केस रजिस्टर किए एंड देन फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया जहाँ से उनको बेल मिला। ये सब हुआ बता दो कुछ ही घंटे के अंदर। क्यों, इससे रिलेटेड श्याम मीरा सिंह एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी और एलपीजी के मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गया था नोएडा। तो वहाँ पे मैं एक चाय वाले से बात कर रहा था कि क्या समस्या आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसा आ रहा है, एलपीजी की क्या समस्या है। इतने में नोएडा पुलिस आती है और कहती है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कौन लोग हो, तुम्हारा क्या नाम है। मैंने बोला कि हम पत्रकार है, मेरा नाम श्याम मीरा सिंह है, हमारा यूट्यूब चैनल है। बोले आईडी दिखाओ और बिना परमिशन के तुम यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। बोला परमिशन, किस बात की परमिशन भाई, और आईडी हम दिखा देंगे, लेकिन ये तो बताओ कौन सा रूल है ऐसा कि भाई एक पत्रकार किसी से बात कर रहा हो, रिपोर्टिंग कर रहा हो, या एक सिटीजन बात कर रहा हो और उसे कौन से रूल के तहत आप उसे आईडी दिखाने के लिए और ये कहने लग जाओगे कि परमिशन मांगो। इतनी सी बात पर नोएडा पुलिस के 3 लोग मुझे और मेरे कैमरामैन को गाड़ी में डालकर जबरदस्ती थाने ले और एफआईआर दर्ज की कि मेरी वजह से 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे और मैं शांति भंग कर रहा हूँ। सड़क के साइड में खड़े होकर एक चाय वाले से सिंपल एलपीजी और इलेक्ट्रिसिटी बिल पर पूछने पर इनकी शांति भंग हो रही है। मुकदमे में लिखा है कि मैं शांति भंग कर रहा था, मैंने ट्रैफिक जाम कर दिया और मैंने पता नहीं क्या कर दिया, जबकि मैं एक आदमी से बात कर रहा था, सिंगल आदमी से, वो भी सड़क किनारे, वो भी उससे पूछ के कि भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे बात कर लूँ। किसी ने मेरी कोई शिकायत नहीं की, किसी ने मेरी कोई एफआईआर नहीं की, कोई जाम नहीं लग रहा था। आके पुलिस वाले मेरी रिपोर्टिंग को रोकते 2-3 घंटे इन्होंने थाने में बैठा के रखा। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ले गए और फिर उसके बाद मुझे जमानत पे अभी छोड़ा गया। इसमें इन्होंने हाल ये कर रखा है कि कोई भी पत्रकार अगर एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड या ग्राउंड रिपोर्ट करने लग जाए या इनको दिख जाए कहीं पे भी, जाके उसको डिस्टर्ब करना, उसको रोकना और उसको परेशान करना। नोएडा पुलिस कह रही है कि मेरी वजह से 70-80 लोगों की भीड़ लग गई थी, ट्रैफिक जाम हो गया था। उसकी कुछ पिक्चर्स तो होंगी, उसकी वीडियो तो होंगी, कोई शिकायत तो होगी। इन सब चीजों को सही मान ले रहा हूँ। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मेरा मोबाइल क्यों छीना, आपने मेरे मोबाइल का डेटा क्यों डिलीट किया, आपने मेरे कैमरा की जो चिप थी वो पूरी फॉर्मेट क्यों मारी। अगर मैं ट्रैफिक जाम कर रहा था तो आपने मेरा डेटा क्यों डिलीट किया। सिंपल रिपोर्टिंग करने पर फर्जी एफआईआर कर रहे हो, कुछ शर्म बची है तुम्हारी आंखों में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी बिहार इज एक्चुअली नॉट फॉर बिगिनर्स के बारे में। तो ना एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ कुछ लोग अंडर कंस्ट्रक्शन रोड से मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे हैं टू यूज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर होम्स। मतलब समझ रहे हो, जो रोड का किनारा है वो कुछ ही टाइम पहले बना होगा एंड वो उसको ले जा रहे हैं अपना घर बनाने के लिए, घर या फिर वो किसी भी काम में यूज करेंगे ना इसको। गजब भाई, अथॉरिटीज तक बता दी ये वीडियो पहुंच चुका है एंड वो शायद से इसके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक स्टूडेंट के बारे में जो कुछ खा के जो प्लास्टिक रहता है उसको वो रोड में ही फेंक दी, जिसके बाद एक जन जाके कन्फ्रंट करता है ना कि क्यों फेंका तुमने यहाँ, जिस पर वो लड़की क्या कही आप देखिए। लेकिन एक सेकंड, जान को जानना पड़ेगा भाई। सावधान रहे, सतर्क रहें, अपनी आंखें खुली रखें और सेवाओं से जुड़े रहें। वाह दीदी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। डस्टबिन रखा है इधर, बट फेंका मैडम ने यहाँ पे। समझ पता नहीं लोगों को कब आएगा, इतना सिंपल था। और जो एक और वीडियो वायरल जा रहा है ट्रेन से, जहाँ एक आदमी गुटखा खा के जो पैकेट रहता है उसको वो बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद एक आदमी कन्फ्रंट करते हैं कि क्यों फेंके यहाँ, जिस पर आदमी क्या रिप्लाई करते हैं वो देख के आप हैरान हो जाओगे, आप देखिए। नहीं फेंकने का ना यार, ऐसा फेंकने का नहीं ना, डब्बे में डाल देने का ना, उतर के जेब में रख दो, उतरने के बाद डाल दो। तो क्या हो गया, वो साफ सफाई करेगा ना, उसको अपन मेंटेनेंस देते हैं। अच्छा, फिर क्या, तो किधर भी फेंकते रहने का? तो मेंटेनेंस देते हैं अपन रोड का, फेंकेगा ही ना। अच्छा हाँ, तुम खुद डब्बे में, डब्बे किसके लिए रखते हैं? तो मेंटेनेंस काय के लिए देते अपन। अच्छा, तो वो मेंटेनेंस के लिए पैसा देते? हाँ, तो क्या तुमने देते क्या मेंटेनेंस रोड का? अरे भाई बहुत, तू सलाम करना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए हाँ, तुझे। तो तुमको भी अवार्ड देना चाहिए। हाँ, तुझे अवार्ड देना चाहिए ऐसे। हाँ, तो ठीक है ना, तेरे जैसे ऐसे 10 लोग रहेंगे, हो गया, फिर कल्याण हो गया। होने दो ना कल्याण, वैसे हो गया। गंदगी में रहने का आदत पड़ा हुआ है तुमको भी, तुम रहो वही गंदगी में रहने का आदत पड़ा हुआ है। तुम सुधरोगे नहीं, तुम वो सुधरे ना, तो तुम्हारे गंदा करके सब जगह, पूरा सब जगह जहाँ पे जाएंगे वहाँ गंदा करके रखेंगे ना। तुम सुधरो, तुम्हारी जगह रहो, हम गंदगी। डब्बे लगाए किसके लिए? लगाए तो रहने दो ना, तो उतर के डब्बे में डाल देने का ना भाई, ये गंदा करने के लिए। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।